स्टूडेंट्स, अभी तक हम आपको इंग्लिश की चैप्टर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन अब मैं आपको सोशल साइंस भी पढ़ाना शुरू कर देता हूं, चूँकि मैंने बोला था कि इस सेशन में इंग्लिश का पूरा सब्जेक्ट और साथ ही साथ में आपको सोशल साइंस का भी हम पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को पढ़ना क्यों है। जब तक हम किसी चीज़ से कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तभी हमें मज़ा आता है। जब आप इंटरेस्ट लोगे, जब किसी जगह के बारे में आप जानोगे किसी चीज़ को और वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तभी जा कर के आपको इंटरेस्ट आएगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के बारे में दिया हुआ है। फ्रांस एक ऐसा जगह है जहाँ पर के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद में ही वहाँ पर जो तानाशाही था, उसके बाद में कई तरह के शासन आए। उसमें मोनार्कियल सिस्टम भी था, फिर डायरेक्टरी रूल भी लगा। इन सभी से संघर्ष करके और किस तरीके से अपने अधिकार को वहाँ के लोगों ने पाया, दुनिया को वहाँ से फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए मिलें। दूसरी चीज़ की दुनिया में राइट्स लोगों को क्या क्या मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलें। खैर, चलते हैं हम लोग चैप्टर में। उसके बाद में आगे आपको मिलेगा इसमें इसका नोट्स भी, जैसे ही जितने दूर तक अभी मैं पढ़ाऊँगा उतने दूर तक का नोट्स भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। तो बने रहें वीडियो पर और लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला क्या है हमारा हेडिंग, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, यानी कि किसी चीज़ के लिए खूब जोर शोर से पूरे तन मन धन से लग जाना ही क्रांति कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक कास्टिंग है, जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, उसी तरीके से ये कास्टिंग है शुरुआत में। उसके बाद में आएगा यूनिट 1। तो सुबह सुबह का टाइम था 14 जुलाई 1789 का। पेरिस में जो है ना, लोग एकदम ऐसे लग रहा था ना कि आग बबूला हो, सभी को एकदम सचेत थे। क्योंकि जो सैनिक थे वो शहर में आ गए थे और ऐसा रूमर्स फैल गया था कि अब राजा जल्दी ही आर्मी को ऑर्डर देने वाली है गोली चलाने के लिए लोगों पर। इसीलिए लोग उनके विरोध करने के लिए 7,000 करीब आदमी और औरत जो है ना, ये जमा हो गए टाउन हॉल के सामने। और उन्होंने एक तरीके से अपने आप को मिलिशिया, यानी कि अपने आप को सैनिक बना लिया था और बहुत सारे जो सरकारी बिल्डिंग वगैरह है ना, उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए थे। काहे के लिए मालूम है? आर्म्स की खोज में, कि अगर सैनिक लोग हम लोगों पर हमला करेंगे तो हम लोगों के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसलिए जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ उनको आशा थी कि कुछ हथियार वगैरह मिल जाएगा, इसलिए ये लोग सरकारी बिल्डिंग पर हमला करना शुरू कर दिए। फाइनली कुछ लोगों का ग्रुप जो है ना, अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों का जो ग्रुप है ना, वो पूरब की तरफ बढ़ते हुए शहर में और बढ़ गया, एक जगह पर चला गया जो जगह है बास्टाइल। और यहाँ इसलिए इन लोगों ने गया क्योंकि बास्टाइल जो है कि जेल है वहाँ पर। इन लोगों को ये आशा थी कि इस जेल में ज़रूर से ज़रूर हथियार वगैरह मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होगा, इसीलिए चल दिए वहाँ पर। वहाँ जो कमांडर था ना बास्टाइल का, वो बेचारा मारा गया और उसमें जितने भी सैनिक थे ना, उन सभी को रिलीज कर दिया गया, सभी भाग गए जेल से। हालांकि ज़्यादा वहाँ पर नहीं थे, 7 ही केवल थे, लेकिन सभी के सभी भाग गए। बास्टाइल से एक चीज़, ये क्वेश्चन बड़ा ही हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बास्टाइल से लोग नफरत क्यों करते थे। तो इसका रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है कि डेस्पोटिक पावर जो है ना राजा का, वो बास्टाइल में ही देखने के लिए मिलता था। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जिनको भी रखा जाता था बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो वहाँ का जो किला है उसको लोग तोड़फोड़ कर दिए और वहाँ की चीज़ें जो भी स्टोन फ्रैगमेंट्स वगैरह है ना, वो जिसको जो हाथ में लगा वो मार्केट में ले जा कर के बेच दिया। और तो कुछ कुछ लोग जो है ना, इसको रख भी लिए कि भाई ये हमारे बाद में याद के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं अब इस लड़ाई को, जो हिस्टोरियंस लोग हैं पेरिस में, साथ ही साथ में अलग भी, इसको भूल भी गए। लेकिन हिस्टोरियंस लोगों ने, कुछ लोगों ने ये सोचा कि नहीं, बताया कि ये एक घटना नहीं है बल्कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है और हो सकता है कि ये राजा के
अंत तक मतलब कि चलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये आगे भी चलेगा। अब ये कास्टिंग ख़त्म हुआ, अब हम लोग चलते हैं इसके यूनिट 1 में, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ था? तो भैया बात है ये 1774 की, जिस समय लुइस 16 थे और ये बोर्बो राजवंश यानी कि ख़ानदान जो हम लोग बोलते हैं ना, उसी के ये राजा थे। इन्होंने गद्दी पर जब बैठा ना फ्रांस की, तो उस समय ये केवल 20 साल के थे। भाई 20 साल का राजा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। चलो और भी देखते हैं क्या था इनके साथ में। तो 20 साल की उम्र में तो ये गद्दी पर बैठे और शादी इनकी हुई थी, एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनिट। कहा जाता है कि उस समय बहुत सुंदर थी वो, और उनको देखने के लिए ना लोग तरसते थे, समझे। अब चलो दूसरी बात यह है कि जब ये राजा बने ना, तो इनका खजाना इनको खाली मिला। क्यों खाली मिला? क्योंकि फ्रांस ने मदद किया था फ्रांस ने अमेरिका को मदद किया था। अमेरिका के 13 जो देश थे ना, 13 स्टेट कहो, वो इंग्लैंड के अंदर में थे, और उनको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने पैसा एकदम पानी की तरह बहा दिया था, ठीक है। और उन सब का हर्जाना इनको भुगतना पड़ गया, लुइस 16 को खजाना खाली मिला। अब इसके वजह से इनके ऊपर कर्ज भी था। पहले तो कर्ज था 1 बिलियन लीवरेज का। लीवरेज क्या है? तो लीवरेज वहाँ का रुपया पैसा जो अपने यहाँ पर चलता है ना, वैसे ही लीवरेज जो है ना करेंसी है फ्रांस का। तो 1 बिलियन जो था ना, वो बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट रेट जो है ना 10% के हिसाब से लोन पर था, और 2 बिलियन हो गया था। अब बजट जो था इनका, सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने के बाद में सब कुछ मांगना शुरू कर दिया कि भाई हमारा जो है कि पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए। देखो, जिसके पास में जो चीज़ होता है ना, उसको वो चीज़ मिल जाता है, जिसके पास में नहीं होता है ना, उसको नहीं मिलता। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, और अगर तुमको गाड़ी की ज़रूरत है, बाय द वे तुम्हारे पास उस समय नहीं है, तो तुम अगल बगल वाले से गाड़ी मांगोगे ना, तो वो जानता है कि तुम गाड़ी रखते हो तो तुम्हें दे देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास में नहीं है गाड़ी तो नहीं देगा। तो यहाँ पर भी वही बात हो गया। जब इसके पास में पैसे थे तो ठीक है, सभी ने कर्ज दिए, लेकिन जब इसका स्थिति खराब हो गया, सब कोई मांगना शुरू कर दिया। उसके अलावा क्या खर्च था इसका, क्या गड़बड़ी था? तो कहता है कि इसके जो रेगुलर एक्सपेंस थे ना, जैसे कि आर्मी का खर्च उठाना, कोर्ट का, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, ये सभी जो है ना बहुत ज़्यादा इनको मजबूर कर दिया इंक्रीज करने के लिए टैक्स को। भैया इसको दूसरा किसी चीज़ से आमदनी तो था नहीं, टैक्स से आमदनी था। कैसे इन सब चीज को पूरा करेगा? तो टैक्स ही तो बढ़ाएगा ना। अब एक और भी था इनके साथ में प्रॉब्लम। इनका जो महल था ना, एक्स्ट्रा वेगेंट, यानी बहुत बड़ा महल था, जिसका खर्च जो था ना बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब ये जो टैक्स बढ़ाने की अब बात हो रही है, तो टैक्स देता कौन था? सबसे मेन बात यहाँ पर ही आ गई। तब आपको अपने बताना पड़ेगा कि वहाँ पर टैक्स देता कौन था और उसकी क्या ज़रूरत थी। तो भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि उस समय फ्यूडल सिस्टम चलता था, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब सामंतवादी सिस्टम, यानी कि राजा के अंडर में भी एक तरीके से मान लो छोटा छोटा राजा, ठीक है। ये पुराने समय की बात है, 1789 के पहले की बात है। अब देखो वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। हम टैक्स की बात कर रहे थे, तो उसी के बारे में है कि वहाँ की सोसाइटी को पहले समझना पड़ेगा। तो वहाँ पर फ्रांस में ना 3 ग्रुप के लोग होते थे। 90% जो पॉपुलेशन था ना, वो किसानों का था, ठीक है। और लेकिन इनके पास में 90% के पास में केवल 40% जमीन था, केवल 40%। सोचो 90% जनसंख्या के पास में 40% जमीन, और 60% जमीन जो था ना, वो नोबल्स के पास में था, चर्च के पास में था, रिचर मेंबर जो थर्ड स्टेट थे उनके पास में था। तो एक ग्रुप यहाँ पर हो गया जो किसानों का है, मजदूरों का है, उनका हो गया, जिनको थर्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप हो गया नोबल्स का। नोबल्स मतलब जो राजा के आदमी मान लो कि होते हैं ना, मंत्री वगैरह या सामंत वगैरह, वे लोग होते हैं। और तीसरी ग्रुप जो होती है ना, वो क्लर्जी की होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चर्च वगैरह से रिलेटेड जितने लोग हैं, फादर हो गए, पादरी हो गए, बिशॉप्स हो गए, नन हो गए, तो ये सभी को हम लोग क्लर्जी में।
तो भाई नोबल्स एंड क्लर्जी ये दोनों टैक्स तो देते ही नहीं थे, बल्कि उल्टा लेते थे। इनको जन्म से प्रिविलेज यानी जन्म से अधिकार था कि ये लेंगे, टैक्स देंगे नहीं। यानी कि टैक्स देने का काम कौन करेंगे? सिर्फ थर्ड स्टेट वाले, जो कि सबसे कमज़ोर हैं, वो कमाते हैं, बाकी ये दोनों बैठ कर के खाते हैं। अब टैक्स बढ़ाने की बात अगर होगी तो पहले से ही और ऑलरेडी भूखे जो मर रहा है उसके ऊपर और टैक्स अगर लोड किया जाएगा तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। बेचारे थर्ड स्टेट वाले खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, इन बड़े लोगों के घरों में काम करना, इस तरह का काम करना। अब चलो एक और बात आती है यहाँ पर कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं। तो टैक्सेस उस समय दो तरह के लिए जाते थे। एक को बोलते हैं हम लोग टीथिस, ठीक है, जो कि चर्च लिया करता था, और दूसरा जो होता था ना उसको कहते थे टैलेज। टैले जो कि जैसे आज हम लोग हर सामान जितना भी खरीदते हैं, कोई भी सामान उन सभी पर टैक्स देते हैं, उसी तरीके से उस समय भी टैक्स दिया जाता था हर चीज़ों पर, उसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते थे। तो उसको टैले कहा जाता था, ठीक है, जैसे तंबाकू हो चाहे कोई भी चीज़ हो। अब आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर 3 ग्रुप के लोग थे सोसाइटी में, जिसमें कि थर्ड स्टेट के लोग ही मतलब कि टैक्स देते थे। तो इसलिए अब टैक्स बढ़ाने की जब बात हो रही थी तो गुस्सा तो करेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है 1.1, इसमें है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। भाई इसमें क्या है? तो स्ट्रगल टू सर्वाइव में है कि जीने के लिए संघर्ष करना। क्यों संघर्ष करना, उसका भी रीज़न समझ लो। अब तो फ्रांस में जनसंख्या बड़ा तेज़ी से बढ़ा। 23 मिलियन था 1715 में, जो कि 28 मिलियन बढ़ करके हो गया 1789 में। बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा। भाई जनसंख्या बढ़ेगा उसके हिसाब से अनाज भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन वैसे अनाजों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ठीक है। ब्रेड जो है ना वहाँ पर स्टेपल डाइट यानी कि मुख्य भोजन कहा जाता है कि रहता था, तो उसका जो है ना दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गया। बहुत सारे जो वर्कर्स लोग थे, लेबर्स लोग थे, वे लोग जिनका फिक्स्ड पेमेंट वगैरह था, मजदूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नहीं बढ़ा। दाम बढ़ गया चीज़ों का, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं बढ़ा, जिसके वजह से गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते चले गए। अब इसके वजह से एक और भी बात हो गई, वहाँ पर ड्रॉ यानी सुखाड़ पड़ गया, जिसकी वजह से फसल भी खराब हो गया। इन सब के वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है मालूम है? जीने पर आफत हो जाना, यानी कि जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं ना उन सभी चीज़ों का ऐसा कमी हो जाना कि अब आदमी किसी तरीके से जी रहा है। तो ये नई बात नहीं थी फ्रांस के लिए, ये मतलब कि पुराने समय से सब्सिस्टेंस क्राइसिस यहाँ पर अक्सर होता ही रहता था, और उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं हम लोग, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब एक मिडिल क्लास नया बन गया। कैसे बना? तो ये किसान जो है ना, वर्कर्स लोग जो है ना, ये लोग जो थे ये जनरली टैक्स बढ़ाने के लिए थोड़ा सा विरोध कर रहे थे। लेकिन इनके पास में प्रॉब्लम क्या था कि भाई आप जाइएगा लड़ने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो कमाइएगा कब? कमाइएगा नहीं तो खाइएगा कहाँ से? इसलिए इनके लिए ये संभव नहीं था। हाँ, वो कुछ थर्ड स्टेट के लोग थे जो थोड़ा सा धनी मनी थे, थोड़ा सा एजुकेटेड थे, तो वो कुछ नया आइडिया लेकर के आए कि कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब जा कर के काम आगे बढ़ा। हुआ यूं कि ओवरसीज ट्रेड शुरू हुआ। ओवरसीज ट्रेड मतलब समुद्र के रास्ते जो है ना व्यापार शुरू हुआ, बेसिकली वुलन क्लॉथ का, सिल्क टेक्सटाइल का। इन सभी में ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये लोग काम करके कुछ कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। इसलिए वो भी थोड़े से मिडिल क्लास में बदलना शुरू हो गए। इसके अलावा लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सब प्रोफेशनल्स, ये सभी जो थे ना, कुछ लोग जो एजुकेटेड थे, इन लोगों का मानना था कि भाई जो ये मिला हुआ है नोबेलिटी और क्लर्की को बाय बर्थ जो अधिकार टैक्स लेने का, टैक्स देने का नहीं है ना, यानी कि टेंशन लेने का नहीं, देने का, तो वो चीज़ जो है ना कहते थे ये लोग कि गलत है, ख़त्म होना चाहिए। ये जो प्रिविलेज होना चाहिए ये मेरिट के आधार पर होना चाहिए, ना कि किस स्टेज में, किस स्टेट में जन्म लिए हैं उसके आधार पर होना चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ पर समाज में है आरक्षण, तो आरक्षण किस बेसिस पर होना चाहिए? इस बेसिस पर होना चाहिए कि कौन गरीब है, ना कि जाति के बेसिस पर होना चाहिए। चलिए
आगे हम लोग थोड़ा सा देखें। अब जो लोग डिमांड अब करना शुरू कर दिए थे कि ये मेरिट पर होना चाहिए, तो वो किसके कहे पर, क्यों? तो कुछ कुछ फिलोसफर लोग, दार्शनिक जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े सोचने वाले लोग, वे लोग थे, अपनी अपनी बुक्स लिखे थे कि किस तरीके का समाज होना चाहिए, किस तरीके से लोगों को होना चाहिए, कैसा सरकार होना चाहिए। उनके कहे के अनुसार से अब लोग जो है ना थोड़ा बहुत मूव करना शुरू हो गए थे। और उस दार्शनिक में नाम आ जाता है जॉन लोके, जीन जैकस रूसो का। और इनकी बुक है लोके का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने क्लियर बोला था, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम को नकार देना, यानी कि राजा के शासन को नकार देना। तो भाई रूसो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, रूसो ने भी अपनी एक आइडिया फॉरवर्ड कर दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार जो होनी चाहिए ना, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार से होने चाहिए। यानी कि जैसे हम लोगों के यहाँ पर है कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन करके भेजते हैं, और उसके हमारे यानी पब्लिक के कंसेंट से सरकारें चलती हैं। तो ये आइडिया दे दिया रूसो ने। उसके बाद में इतना ही तक नहीं हुआ, एक और थे फिलोसफर जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। ये लिखे थे द स्पिरिट ऑफ द लॉ, और इसमें इन्होंने बोल दिया कि सरकार की जो पावर है ना, वो तीन, जैसे हम लोगों के यहाँ पर तीन अंगों में बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी में बटना चाहिए। यहाँ तक भी बोल दिया कि जो यूएसए यानी कि अमेरिका के जो 13 जो कॉलोनी थे इंग्लैंड के अंदर में, जिसको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने लड़ाई लड़ा था, वो जब आज़ाद हुए तो वहाँ पर भी यही सिस्टम लागू हो गया। फिर फ्रांस ने ही उसको आज़ाद कराया, और फ्रांस में ये सिस्टम क्यों नहीं लागू होगा? ये सारा जो है ना पॉलिटिकल थिंकर जो है कि जो थे, ये फ्रांस में इनकी बातें जो है कि घूमने शुरू हो गए लोगों के बीच में। कैसे ये आइडिया फॉरवर्ड हुए? तो भाई जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो कॉफ़ी हाउस वगैरह में, जहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर होता है ना चाय की दुकान वगैरह पर भीड़ लगना, सैलून में, तो इन सभी जगहों पर जहाँ उस समय भीड़ लगता था ना, उस समय वहाँ पर लोग उनकी बातों को कहते थे। न्यूज़पेपर में ये सारी बातें भी आती थी, ठीक है। जो लोग पढ़ लिख सकते थे वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ लिख सकते थे ना, उनको भी सुनाया जाता था, ताकि ये आइडिया जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। और उसी बीच में अब सोचो कि लोगों के पास में इतना प्रॉब्लम था कि खाने पर आफत, है ना। और उसी बीच में लुई 16 जो है ना, ये शुरू कर दिए टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग। अब बताओ यार, कि लोग गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या पूजा करेंगे लुई 16 का? सोच के बताओ। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, मिल जाएगा आपको, जितना दूर तक आप पढ़ें, ये 2 जो यूनिट है बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ तक का आपको मिल जाएगा अभी इस वीडियो में नोट्स। चलो ये रहा नोट्स। तो नोट्स को भी अब जैसा आप लोग सलाह दोगे वैसा करेंगे। नोट्स से भी डायरेक्ट पढ़ाया जा सकता है, या और एनसीईआरटी बुक से भी डायरेक्ट पढ़ाया जा सकता है। जैसा बोलोगे वैसा हो सकता है। ये है नोट्स, और मैं वहाँ तक का नोट्स जहाँ तक का मैंने पढ़ाया है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो इसमें है 3 स्टेट में सरकार बटी हुई थी, वहाँ की जो सब सोसाइटी थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्की कहते हैं, सेकंड स्टेट नोबिलिटी कहते हैं, थर्ड स्टेट को बिजनेसमैन उसमें शामिल हो जाते हैं, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, पीजेंट, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, ये सभी। स्ट्रगल टू सर्वाइव क्या है, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, द ग्रोइंग मिडिल क्लासेस के बारे में अभी मैंने बताया है। और उसके बाद में तब आ जाता है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ये आ जाएगा आपको सेकेंड यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको नोट से मिल गया। क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा इसके लास्ट में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।